हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरव्यू के टॉप 10 क्वेश्चन। इवन मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस फॉर्मेट में किस तरीके से रिप्लाई करना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हों। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट आंसर्स को रट के जाते हैं, वो उसी तरीके से बोलते हैं जैसे बाकी सारे कैंडिडेट बोलते हैं, और जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उन्हें लगता है कि हमने आंसर सही दिया है मगर फिर भी हमारे पास कॉल वापस नहीं आई, सिलेक्शन नहीं हुआ या हम रिजेक्ट हो गए। देखिए, आज के टाइम पे सही आंसर देना ही काफी नहीं है, आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, तभी आप एक इंटरव्यू को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर पाओगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस का बाकी कैंडिडेट से ज्यादा होंगे। पहले हम रिएक्ट के उन 10 क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे उसका रिप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक। क्वेश्चन तो आपने काफी बार सुना होगा। अब ज्यादातर कैंडिडेट्स का रिप्लाई कुछ इस तरीके से देते हैं कि यूज मेमो वैल्यू को मेमोराइज करने के लिए होता है और कॉल बैक फंक्शन को मेमोराइज करने के लिए। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो वो इस तरीके से बताते हैं कि हमने पेरेंट टू चाइल्ड एक फंक्शन भेजा और चाइल्ड फंक्शन बार बार रेंडर हो रहा है, इस वजह से हमें यूज कॉल बैक यूज करना पड़ गया। हमने एक हैवी कैलकुलेशन करी, उसके ऊपर हमने यूज मेमो लगाया। अगर सामने वाला पूछ ले कि आपने यूज मेमो या यूज कॉल बैक को अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से इन्वॉल्व किया है, उसकी डिपेंडेंसी एरे किस तरीके से काम करती है, उस केस में वो प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाता है। इसमें हमें जो रिप्लाई करना है वो कुछ इस तरीके से करना है कि हमें एक एग्जांपल बताना होगा किस तरीके से वैल्यू को मेमोराइज किया जा रहा है, उसमें डिपेंडेंसी एरे कैसे काम कर रही है, डिपेंडेंसी एरे के चेंज होने पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो कौन कौन सी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपको यूज मेमो और यूज कॉल बैक को यूज करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट। बहुत ही एक कॉमन आंसर मैं आपको बताता हूँ। रीडेबिलिटी हाई है, फंक्शंस में हुक्स का यूज कर सकते हैं और क्लास के अंदर हम नहीं कर सकते। सर ये तो सभी लोग जानते हैं, और क्या बेनिफिट है। आपको ये बताना पड़ेगा कि वो कॉन्करेंट मोड या एसएसआर स्ट्रीमिंग में कैसे काम करता है, रिएक्ट के साथ फंक्शन और क्लास कंपोनेंट किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। इवन आपको ये भी बताना होगा कि रिएक्ट की ऑप्टिमाइजेशन फंक्शनल कंपोनेंट में ही बेटर क्यों है, क्लास कंपोनेंट में क्यों नहीं। की इन रिएक्ट जेएस तो ज्यादातर कैंडिडेट ये कहते हैं की का यूज आईडी देने के लिए होता है और इसका यूज परफॉर्मेंस के लिए होता है। हमें यह बताना पड़ेगा कि की का यूज किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे होता है, किस तरीके से वो परफॉर्मेंस के लिए काम कर रही है, री रेंडरिंग को कैसे अवॉइड कर रही है, अननेसेसरी जो डोम क्रिएट होते हैं उनमें की का क्या इंपैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज इफेक्ट। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है और ज्यादातर कैंडिडेट कुछ इस तरह का रिप्लाई करते हैं कि यूज इफेक्ट एक हुक है, लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए होता है, 2 पैरामीटर होते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन, एक डिपेंडेंसी एरे। अब यहाँ पे सामने वाला आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा कि सपोज मैंने डिपेंडेंसी एरे में स्टेट को पास किया तो क्या इंपैक्ट होगा। अगर मैंने डिपेंडेंसी एरे ही नहीं पास या डिपेंडेंसी एरे ब्लैंक रखा तो क्या इंपैक्ट हो। यूज इफेक्ट के फंक्शन में रिटर्न फंक्शन होता है, उसका क्या यूज होता है। अगर सपोज आपने किसी तरह से रिप्लाई कर भी दिया, आप किस सिचुएशन में फंसे थे कि आपने उसे यूज किया। बेटर जो आंसर देने का तरीका होगा उसकी डिपेंडेंसी एरे की सारी सिचुएशन को समझो। ये वाला एग्जांपल तो ना ही बताओ कि हमने उसे एपीआई कॉल करने के लिए यूज किया, क्योंकि ये एग्जांपल तो कॉमन हो चुका है। देखिए, यूज इफेक्ट का यूज सिर्फ एपीआई कॉल के लिए नहीं हो रहा है, और भी काफी सारे यूज होते हैं। व्हाट इज यूज लेआउट इफेक्ट। काफी कैंडिडेट तो एकदम यूज इफेक्ट वाला ही आंसर दे देते हैं इसके लिए। अगर कुछ देते भी हैं तो वो ये बोल देते हैं कि सर डोम के टाइम पे यूज होता है, परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। इसमें हमें ये बताना होगा कि यूज लेआउट इफेक्ट का डोम म्यूटेशंस में किस तरह से रोल है, हम किस सिचुएशंस में यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है कि उस केसेस में हमें यूज इफेक्ट यूज नहीं कर सकते, यूज लेआउट इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप यूज इफेक्ट वहां पे क्यों नहीं यूज कर सकते, वो कौन से इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपने यूज लेआउट इफेक्ट यूज की। हाउ यू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन। इसका एक कॉमन आंसर मैं आपको बताता हूँ। सर हम इसके अंदर हुक का इस्तेमाल करेंगे, यूज मेमो, यूज कॉल बैक मेमो, सीएसएस को ऑप्टिमाइज कर देंगे, जावास्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज कर देंगे। हुक को ऑप्टिमाइज करना बोल रहे हो वो ठीक है, बट आपको और भी पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। इसमें आपको कंपोनेंट स्प्लिटिंग, लेजी लोडिंग, एपीआई कैशेड, अननेसेसरी रेंडरिंग और एसएसआर, इन सब पॉइंट्स को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग। काफी कैंडिडेट तो इस तरह का रिप्लाई करते हैं कि एचटीएमएल सर्वर साइड रेंडर होता है और क्लाइंट के अंदर ब्राउजर पे ही रेंडर हो रहा है। सबसे मेजर पॉइंट तो वो भूल जाते हैं एसएसआर में हाइड्रेशन के बारे में बताना। हाइड्रेशन क्या है, उसका इंपैक्ट। देखिए, आंसर के लिए पहले तो आपको एसएसआर के बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे कि एफसीपी में उसका क्या रोल है, बेटर एसईओ किस तरीके से है, हाइड्रेशन का क्या रोल है सर्वर साइड रेंडरिंग में, अगर हाइड्रेशन नहीं यूज करें तो सर्वर साइड रेंडरिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इवन नेक्स्ट जेएस के अलावा आपको एक और एग्जांपल लेके आना पड़ेगा कि आपने एसएसआर को किस तरीके से यूज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेब पैक। इसमें जो हमें बताना है कि हम अलग अलग इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट पे बंडल साइज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट क्या होता है, और इवन एसिड ऑप्टिमाइजेशन में ये किस तरीके से हेल्प करता है, प्लगइन को किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं, इवन हम इन्वायरमेंट का यूज किस लेवल पे कर सकते हैं जो हम नॉर्मल एप्लीकेशन रिएक्ट एप्लीकेशन में नहीं कर सकते। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल डोम। अगर रिएक्ट का कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेगा तो वो स्टार्टिंग वर्चुअल डोम से करेगा। पहले वो पूछेगा वर्चुअल डोम, आपने रिप्लाई कर दिया कि एक लाइट वेट कॉपी है रियल डोम की, वो ये पूछेगा कि वर्चुअल डोम किस कंसेप्ट पे काम करता है, आपको डिफ एल्गोरिथम के बारे में बताना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा, रिकंसाइलेशन के बारे में पूछेगा। फिर उसका एक क्रॉस क्वेश्चन होता है कि रिएक्ट वर्चुअल डोम के एल्गोरिथम पे किस वे में काम कर रही है। इवन हो सकता हो कि आपने यहाँ तक जवाब दे दिया तो वो ये भी पूछ सकता है कि इनिशियल रेंडर पे वर्चुअल डोम कैसे काम करती है, स्टेट ऑफ प्रॉप के चेंज होने पे वर्चुअल डोम किस तरीके से काम कर रही है, व्हाट इज बैच रेंडरिंग, ये भी कहीं ना कहीं वर्चुअल डोम के कंसेप्ट में ही आता है। व्हाट इज बैच रेंडरिंग, वर्चुअल डोम के कंसेप्ट को आपको डेप्थ में पढ़ना होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिएक्ट फाइबर। आपको ये बताना होगा कि रिएक्ट फाइबर कैसे काम कर रहा है, अपडेट को किस तरह से प्रायोरिटाइज कर रहा है, रेंडरिंग को कैसे ब्रेक कर रहा है, रिएक्ट फाइबर में रिकंसाइलेशन का क्या रोल है, इसमें रेंडर फेज क्या है, कमिट फेज क्या है, इवन आपको हाइड्रेशन और कॉन्करेंसी रेंडरिंग को भी इन्वॉल्व करना होगा, एडवांटेज को एक्सप्लेन करना होगा। तो कैंडिडेट ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरानी वीडियोस आप देख रहे हो, आप एक पैटर्न रट ले रहे हो कि यूज स्टेट क्या है, यूज इफेक्ट क्या है। सामने वाले के पास में हर कैंडिडेट एक ही पैटर्न में रिप्लाई करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये चीजें पड़ी हुई हैं या नेट पे अवेलेबल है। क्या यूज इफेक्ट का यूज हम सिर्फ एपीआई कॉल के लिए करते हैं, क्या यूज कॉलबैक का यूज मेमो का सिर्फ एक ही यूज है, आपको उसके यूजेस को बताना पड़ेगा जिस तरीके से आपने उसे अपने प्रोजेक्ट में यूज किया। अगर ऐसा होता तो हर कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता। अगर मैं पहले की बात करूं और आज की बात करूं तो क्वेश्चंस के तरीके नहीं चेंज हुए, उनके आंसर के रिप्लाई टफ हो गए हैं। तो रिएक्ट में कुछ ही क्वेश्चंस है, उनके रिप्लाई आपको प्रॉपर देने पड़ेंगे और इवन आपको उसकी डेप्थ रिप्लाई पे जाना पड़ेगा और एग्जाम्पल भी आपको यूनिक रखने पड़ेंगे। ऐसे एग्जाम्पल आपको पिक नहीं करने हैं जो ज्यादातर कॉमन चल रहा है, आपने इसे कैसे यूज किया है, तभी वो आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज को समझ पाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।